नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं शिव पांडे टी पॉइंट अकेडमी पे आज आपके लिए आया हूं गौतम अडानी। जी हां, जो 2023 में वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट थे और आज 2025 में एशिया के सेकंड, इंडिया के सेकंड और वर्ल्ड के 25th नंबर पे आते हैं आफ्टर द हिडनबर्ग रिपोर्ट। उनके बारे में समझते हैं कि कैसे 3 दशक में अडानी जी एक नॉर्मल मर्चेंट डायमंड के होते हुए इंडिया के, एशिया के सेकंड और वर्ल्ड के थर्ड तक पहुंचने गए। ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिन्होंने उनको इतना सहारा दिया, इतना इनरिच किया, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको अडानी जी की लाइफ के सफर पे ले चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो इस नई ऊंचाई को छूने के लिए गौतम अडानी जी ने, अगर आप बात करें कि रिचर्स से रिचेस्ट वाली लाइफ जर्नी में, ढेरों कहानियां आपने सोशल मीडिया पे वायरल पड़ी होंगी। आज हर शख्स ये जानने में इंटरेस्टेड है कि कैसे कॉलेज ड्रॉप आउट ने डायमंड शॉर्टर्स की एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत करके आज लगभग 139 बिलियन डॉलर की संपत्ति खड़ी कर दी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सा अलादीन का चिराग था जिसने गौतम अडानी को लगभग 3 दशक में ही जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया? आप सोच रहे होंगे मोदी जी, अरे रे 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 रे, क्या राम 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 राम। तो हम आपको बता दें कि वो चिराग था गुजरात का मुंद्रा पोर्ट। जी हाँ, ये पोर्ट ही है जहां से गौतम अडानी के एम्पायर बिल्डिंग की असल शुरुआत होती है। गौतम अडानी ने स्टार्ट किया था अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी फ्रॉम द पोर्ट्स और यहीं से शुरू होके आज अडानी लगभग में हर सेक्टर में अपने पांव जमा चुके हैं। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस के इतने फैले हुए बिजनेस के बाद भी गौतम अडानी को पोर्ट से कुछ ज़्यादा ही लगाव है और वो आज इंडिया के लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पोर्ट्स में गौतम अडानी की इस विशेष रुचि पे चर्चा करते हैं कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से गौतम अडानी लव्स पोर्ट। तो दोस्तों, यूँ तो गौतम अडानी जी 1978 से ही बिजनेस इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं, कभी डायमंड शॉर्टर तो कभी डायमंड ब्रोकर बन के, तो कभी अपने बड़े भाई मंसूल भाई अडानी की प्लास्टिक फैक्ट्री में मैनेज करके। लेकिन बिजनेस सेक्टर में उनका एक्चुअल डेब्यू 1985 में हुआ जब उन्होंने प्राइमरी पॉलीमर इंपोर्ट करने के लिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली। इसके बाद 1988 में गौतम अडानी ने पावर एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की शुरुआत की, जिसे आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय गौतम अडानी द्वारा अपने बिजनेस को डाइवर्स करने का प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन उस बिजनेस में असल उछाल जो आया वो 1995 के मिड में आया, जब गौतम अडानी जी को अलादीन का चिराग जैसा ये पोर्ट मिला। जी हाँ, तो दोस्तों जानते हैं थोड़ी सी इस अलादीन के चिराग को डिटेल में। 1991 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स की घोषणा की, तो उसके बाद से ही देश में बिजनेस एनवायरनमेंट बदलने लगा और प्राइवेटाइजेशन की लहर शुरू हो चुकी थी। इस लहर के बीच अर्ली 1995 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजरियल ऑपरेशन की आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो अडानी जी के हिस्से लगा, और यही वो टर्निंग पॉइंट रहा जहां से अडानी के स्मॉल लेवल प्लेयर से बिग शार्क बनने का सफ़र शुरू हो चुका था। 1995 में गौतम अडानी ने इस पोर्ट पर अपनी फर्स्ट जेटी स्टार्ट की। हालांकि बाद में इसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ट्रांसफ़र कर दी गई और 1998 में इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया प्रॉपर। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। यही नहीं, आज 13 डोमेस्टिक पोर्ट के माध्यम से अडानी पोर्ट दुनिया पोर्ट्स देश के 7 मैरीटाइम स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में फैला हुआ है। इससे अगर हम मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ में इसकी लोकेशन और एक डीप वाटर एंड ऑल वेदर पोर्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऑल वेदर पोर्ट होने की वजह से इसकी एनुअल कैपेसिटी लगभग में 338 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करने की है। और यही वजह है कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट होने के साथ साथ दुनिया का लार्जेस्ट कोल इंपोर्ट टर्मिनल भी है। इसके अलावा अगर हम इंडिया में अडानी के पोर्ट नेटवर्क को देख पाएंगे तो आंध्र प्रदेश का कृष्णपट्टनम पोर्ट और वाइजाग टर्मिनल, गुजरात का हजीरा, दाहेज एंड तूना पोर्ट, उड़ीसा का धर्मा पोर्ट, गोवा का मुगारो पोर्ट, केरला का वैग्जियम, महाराष्ट्र का दिघी पोर्ट एंड तमिलनाडु का कट्टुपाली एंड एन्नोर टर्मिनल, ये सब आते हैं अडानी के अंदर।
साथ ही इंडिया के लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर होने की वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया की ग्रोइंग ट्रेड में भी अडानी पोर्ट एंड एसईजी ने एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा अपनी एक सब्सिडरी कंपनी अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड के माध्यम से अडानी पोर्ट एंड एसईजी 3 इनलैंड कंटेनर पोर्ट भी ऑपरेट कर रहा है, जो किशनगढ़ राजस्थान, पाटी हरियाणा एंड किला रायपुर पंजाब में लोकेटेड है। यही वजह है अडानी लॉजिस्टिक इंडियन रेलवे का कैटेगरी 1 लाइसेंस भी होल्ड करता है, जो इसे पान इंडिया कार्गो मूवमेंट में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अडानी लॉजिस्टिक की इंडिया में इसी स्टैंडिंग की वजह से अडानी लॉजिस्टिक की ओन्ड ट्रेन के माध्यम से कोविड-19 के दौरान 30,000 टन फूड ग्रेन डिस्पैच किया जा सका, जिसका उपयोग तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में 60 लाख लोगों से ज़्यादा तक राशन पहुंचाने के लिए किया गया। ऐसे में इंडिया में अडानी के पोर्ट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क की क्या अहमियत है, यह आप अब तक समझ चुके होंगे। वहीं बीते साल अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के सीईओ करण अडानी के दिए गए बयान के मुताबिक ये कंपनी 2030 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी बनने का लक्ष्य साधे हुए है। यही नहीं, जुलाई 2022 में अडानी ग्रुप के गैडोट ग्रुप के साथ मिलकर इजराइल पोर्ट ऑफ हाइफा की बिडिंग को $1.18 बिलियन में साइन किया। इससे साफ पता चलता है कि अडानी अभी भी पोर्ट्स में अपनी कंपनी का फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि गौतम अडानी सिर्फ एक बिजनेस के दम पे पायदान पे पहुंचे हैं। नहीं, there are multiple business. So here it is comes the topic diversity into the business, because diversity is the key. दोस्तों, अगर हम गौतम अडानी के बिजनेस हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे पोर्ट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में जल्दी कदम रखने के अलावा एक चीज़ और भी है जिसके कारण ये सफलता प्राप्त कर सकें, और वो है डाइवर्सिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि 1995 में अडानी ने मुंद्रा पोर्ट का ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन साथ ही 1996 में अडानी पावर की भी नींव रखी जा चुकी थी, और वहीं 2006 में अडानी को पावर जनरेशन बिजनेस में एंट्री, और 2009 से 2012 तक अडानी को ऑस्ट्रेलिया के एबर पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड के कॉरीमैक्सवेल कोल माइन को भी एक्वायर करने का मौका मिल गया। तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी 2 मेजर सेक्टर्स को ये ओन करते हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अडानी ने रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में भी अपना कदम जमाना शुरू कर दिया, और इन एफर्ट्स के कारण मई 2020 में अडानी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI की $6 बिलियन की वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर बिड अपने नाम की। तो वर्ल्ड के कई सारे लार्जेस्ट रिकॉर्ड ये बना रहे हैं। अपनी इस डाइवर्सिटी के चलते अडानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट का फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट प्रोजेक्ट और अडानी सोलर द्वारा 2000 मेगावाट का एडिशनल सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये सोलर्स में भी अपना छाप छोड़ रहे हैं। अब अगर हम अडानी ग्रुप के इस इम्प्रूवमेंट के पीछे की लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तो हम पाएंगे जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ग्रो करेगी, और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए आने वाला जो युग है वो ग्रीन एनर्जी का है। खैर, आने वाले समय की बात तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन माना जाएगा। ऐसे में एक और सेक्टर है जो भविष्य में अडानी ग्रुप के लिए एक नया अलादीन का चिराग साबित होगा। खैर, भविष्य में क्या होगा वक्त ही बताएगा। अडानी का पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या कारण हो सकता है और इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्प्लीकेशन होंगे, थोड़ा सा इसमें और चर्चा करने के लिए हमारे पास टॉपिक। जहां तक प्रश्न है अडानी पोर्ट्स में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो उसका सीधा सा जवाब है कि किसी देश की ग्रोथ के लिए उसका पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात इंडिया के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इतिहास में झांकेंगे तो इवन ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम, जैसे पोर्ट्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया कि फॉरेन ट्रेड कर पाएँ और अदर सिविलाइजेशन से रिलेशन बना पाएँ। एंशियंट टाइम से इस्टेब्लिश इन मैरीटाइम रूट्स के थ्रू इंडियन सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन से जुड़ी रही। साथ ही इंडियन ओशन में इंडिया की जो सेंट्रल पोजीशन है उसकी वजह से भी इंडिया की ग्रोथ के लिए पोर्ट्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आज की स्थिति देखें तो इंडिया की लगभग 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है,
हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोस्टल स्टेट्स की ग्रोथ आप देख ही सकते हैं। इसकी बड़ी वजह हम मिनिस्ट्री और शिपिंग के डेटा से साफ देख सकते हैं, जिसके अनुसार इंडिया के वॉल्यूम के हिसाब से लगभग 95% और वैल्यू के हिसाब से 70% जो हमारा ट्रेड है पोर्ट्स के थ्रू होना है, और जिसके लिए इंडिया की कोस्ट लाइन पे 13 मेजर एंड 200 प्लस माइनर पोर्ट्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। यही नहीं, इंडियन इकोनॉमी में पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 2015 में सागर माला प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 2.63 लाख करोड़ के एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट के 123 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसे आप पीपीई मॉडल कहते हैं। साथ ही इंडिया के ब्लू इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि आने वाले समय में जो भी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करेगा वो इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। जैसे राहुल बाबा कहते हैं कि मोदी, अडानी, अंबानी, खैर यही सब चलता रहता है। और चूंकि आने वाले समय में इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर बढ़ता साफ दिख रहा है, तो ऐसे में ये पोर्ट्स भी एक की रोल प्ले करेंगे। अब इस बात को गौतम अडानी एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में ही समझ गया कि यही समय है। मैक्सिमम बिजनेस को देखो जिन्होंने उस समय हाथ मार लिया तो इस तरह के सेक्टर में, बाकी आज जो नए बिजनेस आते हैं वो मोस्टली आईटी सेक्टर में आते हैं, और इतना बड़ा एम्पायर बनने में उनको भी समय लगेगा। स्टार्टअप कल्चर में ही है, जिस पे हम सून एक वीडियो लेके आने वाले हैं। इसलिए इन पोर्ट्स की मदद से उन्होंने एक तरफ से अपनी बिजनेस को भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर दिया, कि मतलब अपना बिजनेस भी पोर्ट मॉडल पे ही रखा है मोटे मोटा, जिससे कि क्या हो, उनको साफ साफ दिखे कि आने वाले समय में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा बढ़ चढ़ के ले रहा है। ऐसे में पोर्ट्स एक की रोल प्ले करने वाले हैं। तो कंक्लूजन की बात करते हैं कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्त भाई। तो आपने कभी गौर किया है कि हमारी इस कहानी में पोर्ट ही अकेली एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसने अनपैरेलल सक्सेस डिलीवर किया, बल्कि गौतम अडानी की इस कहानी में एक ही ऐसी चीज़ है जिसमें केवल गौतम अडानी को ही नहीं बल्कि इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट को भी डेवलप करने में बड़ा योगदान दिया, और वो चीज़ है गुजरात। जी हाँ, जहाँ मानो एंटरप्रेन्योरशिप खून में बहती हूँ। मैं 6 साल गुजरात रहा हूँ, मुझसे बेहतर क्या ही देखा है। मैंने देखा है, मैंने वहाँ से सीखा है कि आप अपना खुद का सेटअप लगाइए, अपने खुद का धंधा कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी निगेटिव रीजनलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ या रीजनलिज्म की बढ़ावा दे रहा हूँ, लेकिन आपको यह बात माननी पड़ेगी कि अगर गुजरात की बात कर रहे हो तो बिजनेस कल्चर की बात ना हो तो बात अधूरी मालूम पड़ेगी। बल्कि गुजरात के लोगों को बिजनेस एक्वामेंट को अप्रिशिएट करने के लिए अक्सर एक गुजराती फेस, मतलब इंडिया में भी अगर बिजनेसमैन दिखाना हो तो एक गुजराती का चेहरा दिखाते हैं कि देखो ये गुजराती है, ये करेगा। गुजराती में एक कहावत है कि गुजराती एटले सिंधी पासे माल खरीदी, मारवाड़ी ने वेचवा छे, अपन तो है नफा कर से। अब गुजराती एक्सेंट मेरा उतना अच्छा नहीं आया, बट मुझे गुजराती समझ में पूरी आती है। इसका मतलब आप समझिए, गुजराती वो आदमी है जो सिंधी से माल खरीदेगा और मारवाड़ी को बेचेगा और इसमें भी नफ़ा कमाएगा। अब सिंधी वो जो मतलब पाकिस्तान का एरिया थोड़ा सा हो गया, पंजाब सिंध, और मारवाड़ी इधर राजस्थान का, और बीच में आया गुजरात उस बॉर्डर पे, तो उस हिसाब से वो इस तरह को सेटल किया गया। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों की टॉप लिस्ट में 2 लोग, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, गुजरात से ही है। अब वहीं अगर हम धीरू भाई अंबानी की भी बात करें तो उन्होंने भी एक छोटे ट्रेडर के रूप में अपनी शुरुआत की और आगे चल के इतना बड़ा रिलायंस ग्रुप खड़ा कर लिया, जो आज मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। जामनगर तो लगता है उन्हीं के लिए बनाया गया है, जो जामनगर की उनकी रिफाइनरी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी में से एक है। ओके, जहाँ पे भी उनके बेटे के कुछ फंक्शंस थे। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात में कुछ खास तो है। खैर, इस वीडियो में हमने गौतम अडानी के इस एम्पायर के बिल्ड होने में पोर्ट्स की भूमिका को समझने की कोशिश की, साथ ही ये भी जाना कि गौतम अडानी का अगला बड़ा अलादीन का चिराग कौन सा बन सकता है। फिलहाल ये तो मेरा है विचार, आप अपने विचार बताएं। क्या लगता है आपको राहुल गांधी जी का वो जो कहना है कि मोदी जी मेहरबान तो गधा पहलवान, बट यहाँ पे तो हमने देखा कि 1991 से स्टैब्लिश हैं, 2001, 2, 2006 वगैरह में भी ठीक ठाक ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं कि ये ग्रोथ पिछले 10 साल के टेन्योर में हुआ। देखिए, अगर आपका इस्टेब्लिश हो तो किसी सरकार में आपके फायदे उड़ जाए तो उड़ जाए। अगर सरकार उस तरह की सोच वाली है, ज़्यादा बिजनेस इन्वेस्टमेंट लाने वाली है, तो बिजनेसमैन का फायदा तो होना ही होना है। पॉलिटिक्स अपनी जगह भाई, पॉलिटिक्स में जनता को अपनी तरफ झुकाने के लिए कुछ तो नाम चाहिए, अमीरी गरीबी का फर्क दिखाइए। बट आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीए गवर्नमेंट में भी ये इस्टेब्लिश थे, तो बात कितनी सही है राहुल बाबा की, या आपके अपनी क्या थॉट है? देखिए, बिना मेहनत किए तो बंदा यहाँ तक आया नहीं, फिर चाहे मोदी हो,
चाहे गांधी परिवार हो, बिजनेसमैन को सभी सपोर्ट करते हैं। फिलहाल आपकी राय जानने में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमारी राय तो इसमें कुछ खास है नहीं। आप कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होंगे, आप व्यूअर हैं, हमारे समझदार हैं। इस तरह की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड इनटू द टी पॉइंट एकेडमी। आपके लिए मैं शिवम पांडे ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसे केस स्टडीज़ और डेली चटपटी न्यूज़ भी मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।